कैसे हैं मित्रों? मुझे पूरी उम्मीद है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, चुस्त और दुरुस्त होंगे। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं में के साथ मैं नरेंद्र कुमार लिविंग हैप्पीली में वेलनेस सीरीज में ही एक लाया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, तंदुरुस्ती के लिए बड़ा ही अहम स्थान रखता है, जिसका नाम है स्लिप डिस्क। आइए हम इसके बारे में विस्तार जानकारी आज एकत्रित करते हैं, जिसे कि हेरिडिटेड डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क भी कहा जाता है। इसे जानने से पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि स्पाइनल कॉलम क्या है, कितने हैं और डिस्क क्या है। इनके साथ साथ ही हम इन्हें तो जानेंगे ही कि स्पाइनल डिस्क क्या होते हैं, इनके लिए सारी जानकारियां को इकट्ठा करेंगे। इसके साथ ही हम इनके सिम्टम को जानेंगे, कौन कौन से वो लक्षण हैं, कौन कौन से वो प्रमुख कारण हैं और कैसे इन्हें डायग्नोस किया जाता है और क्या क्या इनके साइनेज हैं, कौन कौन से जटिलताएं हैं जो कि आ जाते हैं, हमें आगे जीवन में परेशानियां होती हैं, इनके लिए कौन कौन से इलाज हैं, ट्रीटमेंट हैं, इन सबों के बारे में तो जानेंगे ही। इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे मित्रों कि इनके लिए क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, हमारे लिए क्या क्या स्टेप्स हैं, जिसे कि एडॉप्ट करने से हम इसके रिस्क को काफी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो आइए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं स्पाइनल कॉलम के से। स्पाइनल कॉलम, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यह बना होता है एक सीरीज ऑफ बोन्स होते हैं, जिसे वर्टिब्री बोलते हैं। ये एक के ऊपर तह लगे होते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इनमें शामिल होते हैं 7 हड्डियां होती हैं, जिनकी सर्वाइकल स्पाइन कहते हैं, जो कि गला के जोन में होते हैं, और 12 होते हैं थोरैसिक स्पाइन कहते हैं, जो कि हमारे रिब केज के पास होते हैं। इसके नीचे होते हैं 5 लंबर स्पाइन, जो कि ये तीनों हमारे सर्वाइकल, थोरैसिक और लंबर, ये सब मूवेबल है। इन सब के बीच लगे हुए हैं, हर वर्टिब्रा के बीच, और ये इंडिपेंडेंट बोन भी है मित्रों। इन सब के बीच लिगामेंट है, एक पैडेड पदार्थ है जिसे ही हम डिस्क बोलते हैं। इसके बाद ही सैक्रम एरिया है, जिसमें 5 वर्टिब्री है, लेकिन ये पांचों फ्यूज्ड है, कोई मूवमेंट नहीं है, जो कि लंबर जोन के बाद आते हैं, नीचे है। और अंतिम है 4 वर्टिब्री से बना हुआ कोकेक्स, जो कि बिल्कुल बेस में है। ये चारों फ्यूज हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे स्पाइन को टोटल 5 जोन में बटे हुए हैं। पहला है सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर और सैक्रम और कोकेक्स। इस तरह से टोटल 33 वर्टिब्री हैं, जिसमें कि फ्यूज होने के बाद 26 बोन होते हैं मित्रों। और अब मुझे उम्मीद है कि बेसिक जानकारी आपने हासिल कर लिया। तो अब मैं आपको आगे बढ़ाता हूं कि ये सारी हड्डियां को एक कुशन दिया जाता है लिगामेंट और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के साथ। यही इन्हें, इन हड्डियों को, इन वर्टिब्र को प्रोटेक्ट करते हैं उनके शॉक को ऑब्जर्व करके, जो कि हमें हर दिन प्रतिदिन डेली एक्टिविटीज में मिलते हैं, जो कि ट्विस्टिंग, लिफ्टिंग, वॉकिंग के दौरान होता है। अब हम बात करेंगे मित्रों उस डिस्क के बारे में, जो कि बड़ा ही अहम भूमिका यहाँ प्ले करने जा रहा है, जैसा कि नाम ही है स्लिप डिस्क। तो हम जानते हैं जैसा कि हर डिस्क 2 पार्ट के बने होते हैं मुख्यतः। पहला होते हैं एक बड़ा ही सॉफ्ट होते हैं, और जिसमें जेल टाइप का, बड़ा ही जेल टाइप का जेलेटोनियन इनर पोर्शन होते हैं, उससे फिल होते हैं लिक्विड, जिसमें कि प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन भरे हुए मटेरियल होते हैं, जो कि एक्चुअल न्यूट्रिशन सप्लाई करते हैं। और दूसरा होता है एक हार्ड वाला आउटर रिंग। ये दोनों मिलके हमारे इंजुरी और वीकनेस अगर हो गए तो इन्हें डैमेज हो जाते हैं। इनर पोर्शन में कई बार सडन जर्क लग गया, इंजुरी हो गया, किसी तरह से दुर्घटना हो गया, तो इनर पोर्शन वाली जो है सॉफ्ट वाली, ये डैमेज हो जाती है। ये प्रोट्रूड होके आउटर रिंग के पास चली जाती है। और कभी कभी ऐसा भी पाया गया है कि इनर पार्ट, जो कि मैं बता रहा हूं जेल जैसे हैं, यह लीकेज हो जाते हैं, या लिक्विड समझ लीजिए, ये लीक होके आउटसाइड हो जाते हैं और
प्रेशर क्रिएट करते हैं बाहर जाके उन कोड मसल के आसपास जो कि क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, इसी वजह से हेरिनिएशन हो जाते हैं, इसके वजह से हो जाते हैं, और इन्हें ही हम स्लिप डिस्क या हेरिनेटेड डिस्क या प्रोलैप्स डिस्क कहते हैं। तो मुझे लग रहा है मित्रों कि आप अब समझ चुके होंगे कि ये डिस्क का क्या खेल है, यानी कि ये इनर से आउटर में चला गया, किसी भी तरह से ये बल्ज आउट होके बाहर आ गया, जिसे डिस्क को रेगुलर रहना था, एक निश्चित वॉल्यूम ऑक्युपाई करना था, यह उससे बाहर निकल गया और यही हमारे हेरिनेटेड डिस्क कहलाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं कि जब इसी का मैकेनिकल हमारे लोअर बैक पेन जनरली यही शुरुआत होते हैं, आप समझ नहीं पाएंगे कि ये स्लिप डिस्क हैं, जनरली हम बैक पेन महसूस करते हैं और यही कुछ ज्यादा दिन तक परसिस्टेंटली होते रहता है, जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल लोअर बैक पेन, और यही ज्यादा हो गया, यानी कि 2 सप्ताह से भी ज्यादा हो रहा है, तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण हमें दर्द होते हैं, असुविधा होते हैं और हमारे बैक के पेन तो शुरू हो ही जाते हैं। अगर स्लिप डिस्क को कंप्रेस कर रहे हैं एक या दूसरे नर्व्स को, स्पाइनल नर्व्स, मित्रों यहां से 2 होल होते हैं और वहीं से सारे स्पाइनल नर्व्स गुजरते हैं, उन्हें कभी कभी ये प्रेस करने लगते हैं, तब हमें नम्बनेस, झुनझुनी जैसा लगेगा। इसके साथ ही दर्द भी होते हैं, क्योंकि वो नर्व्स जो काम कर रहे हैं आगे चल के किसी अंग प्रत्यंग को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें ये नम्बनेस ले आता है। और कई बार तो ऐसा पाया गया है मित्रों कि हमें सर्जरी करना पड़ता है, सर्जरी करके इनको हटाना पड़ता है, रिपेयर करना पड़ता है। और यह भी आप जानिए कि आदमी में ज्यादा इसकी होने की संभावना है, मेन आर मोर प्रोन देन वुमेन, और 30 to 50 में भी पाया गया है, अधिकतर हो रहा है। अब हम देखते हैं मित्रों कि वो कौन कौन सी मेन सिम्टम्स हैं। तो सबसे पहले यह जान ले कि यह स्पाइन के किसी भी भाग में हो सकता है, जैसा कि हमने बताया टोटल 26 वर्टिब्री 26 बोन है और 33 वर्टिब्री है, तो इसके किसी भी पार्ट में, जैसा कि हमने बताया 5 जोन में बटे हुए, किसी भी जोन में हो सकते हैं। हालांकि यह स्पेशली लंबर जोन में ज्यादा पाए जाते हैं, हालांकि यह हो सकते हैं हमारे नेक से लेके लोअर बैक तक। लोअर बैक में जहां की ज्यादा होते हैं स्लिप डिस्क, और हमारे स्पाइनल कॉलम आपको मालूम होगा मित्रों बड़ा ही जटिल, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, जहां की नर्व्स खुलते हैं, ब्लड वेसल्स रहते हैं, और इन्हीं वेसल्स पर, नर्व्स पर ये डिस्क जो है, स्लिप किए हुए डिस्क एक्स्ट्रा प्रेशर डालते हैं और वो हमारे दर्द और नमनेस और डिस्कम्फोर्ट के कारण हो जाते हैं। इनके प्रमुख लक्षण में अगर देखें तो हम इसके वजह से चल नहीं पाते हैं, वॉकिंग छोटे दूरी तक भी हम चल नहीं पाते हैं, हमारे पैरों में कमजोरी महसूस होती है, सेंसरी सिम्टम्स लगते हैं, इस तरह से पैर में लगेगा कि करंट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ऊपर की ओर आ रहा है। कई बार तो इतना बदतर हो जाता है, बद से बदतर हो जाता है कि कई बार कई लोगों को खड़े होने में परेशानी हो जाती है, बैठने में परेशानी हो जाती है, और कई बार हो जाते हैं कि रात में ज्यादा हो जाता है या कई लोगों को दिन में ज्यादा हो जाता है, और कई बार यह होता है कि यहाँ से पेन शुरू हुआ या हाथ तक जा रहा है या कई बार पैर तक जाता है। इसके साथ ही महसूस किया जाता है टिंगलिंग, एचिंग या बर्निंग सेंसेशन। इस तरह के कई अफेक्टेड एरिया में अलग अलग तरह की आपको फीलिंग महसूस हो सकती है। और कई बार तो ऐसा पाया गया है मित्रों कि जो रोगी होते हैं, जो ग्रसित हैं, उनको कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं, उनके बारे में व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि किस तरह का मैं महसूस कर रहा हूं, यानी कि अनएक्सप्लेन्ड मसल वीकनेस हो जाते हैं, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, और यह अलग अलग आदमियों को अलग अलग तरीके से होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके प्रमुख कारण कौन कौन से हैं। तो पहला कारण तो आप कह सकते हैं कि उनका कभी एक्सीडेंट हो गया हो, इंजरी हो गया हो, सडन जर्क लगा हो। नेक्स्ट है एजिंग। एजिंग के कारण जैसा कि हम जानते हैं हमारे शरीर में कई परिवर्तन आते हैं, इसमें हमारे आउटर रिंग्स काफी कमजोर हो जाते हैं, उसमें
क्रैक भी आ जाते हैं, फट भी जाते हैं, जिसके कारण इनर पोर्शन के जो डिस्क हैं ये बाहर हो जाते हैं, स्लिप आउट हो जाते हैं। कुछ ऐसे मोशंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली हम करते रहते हैं, हमारे एक्टिविटीज हैं, जैसे कई लोग अपने रूटीन में ही, अपने नौकरी पेशा बिजनेस में फॉरवर्ड बेंडिंग बड़ा ही फ्रिक्वेंटली करते रहते हैं। उसके साथ ही रिपीटेडली अपने स्पाइन से बेंड हो जाते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि हमें स्क्वाट करके नी से बेंड होना है या हिप एरिया से बेंड होना। उनकी एक्टिविटी जैसे होते हैं वो बार बार अज्ञानतावश स्पाइन से ही टर्न हो लेते हैं और इस तरह से उनके डिस्क पर ओवरलोडिंग होना शुरू हो जाता है। कई बार हम गलत तरीके से टर्न होके, ट्विस्ट होके हम किसी भारी पदार्थों को उठाते रहते हैं, यह भी कारण हो जाता है। और कई बार हम बहुत ही बड़े सामान को, बहुत ही भारी सामान को उठाते हैं, जिससे हमारे लोअर बैक में स्ट्रेन आ जाते हैं मित्रों। और कई बार होते हैं जो फिजिकली डिमांडिंग जॉब हैं, जिनमें कि बहुत ही ज्यादा ताकत की जरूरत है। कई लोग हम प्रयास करते हैं अज्ञानतावश और यह भी कारण बन जाते हैं। और प्रमुख कारणों में देख लीजिए मित्रों कि कई बार हमारे बॉडी ओवरवेट ही बन जाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के ओवरवेट के कारण हमारे डिस्क पर एडिशनल वेट आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या इशारा करना चाह रहा हूं। अगर आप अपने बॉडी वेट को रिड्यूस कर ले रहे हैं तो आप समझिए कि स्लिप डिस्क के वंचित रह सकते हैं। और जैसे जैसे हम एज्ड होते हैं या कई आदमी के अपने रूटीन के मुताबिक उनके खान पान के न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के कारण भी मसल वीक हो जाते हैं या मसल वीक रहते ही हैं। कई लोग हैं अपने लाइफस्टाइल से मजबूर हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल बिताते हैं, उसके कारण भी ये होता है। और एजिंग तो है ही मित्रों, हर चीज के लिए एजिंग है, क्योंकि हमारा जो जीवन का रूप है, हम पैदा होते हैं, शिशु हैं, बालक हैं, किशोर हैं, युवा हैं और वृद्ध होते हैं और उसके बाद रोगी होते हैं। धीरे धीरे हमारे हर अंग प्रत्यंग की क्षमता जो है, कार्य क्षमता है, धीरे धीरे घटते लगती है। तो एजिंग के कारण क्या होते हैं, लॉस ऑफ प्रोटेक्टिव वाटर कंटेंट जो इन डिस्क में होते हैं वो घटने लगते हैं और इसी के कारण ये स्लिप जाते हैं, ये अपने जगह से, वास्तविक स्थान से कहीं और चले जाते हैं। तो मित्रों, अगर आप बहुत ही ज्यादा सफर हो रहे हो तो आपको क्या करना है, आपको एक सर्टिफाइड अपने एरिया के न्यूरोलॉजिस्ट या ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाना है, जो कि आपको तरह तरह के डायग्नोसिस करवाएंगे। तो आइए हम जानते हैं कि वो कौन कौन सी डायग्नोसिस है। तो सबसे पहले वो आपको मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आपसे पूछेंगे कि आपके पीछे की क्या क्या हिस्ट्री रही है। उसके बाद आपको सिम्टम क्या क्या है वो जानने की प्रयास करेंगे। यह भी पूछेंगे कि आप पहली बार ऐसी कब महसूस किए, वो कौन कौन से एक्टिविटीज हैं जिसके दौरान आपको यह दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही मित्रों वह फिजिकल एग्जामिनेशन भी करेंगे, जिसके दौरान यह प्राप्त करने का कोशिश करेंगे कि आपको दर्द और डिस्कम्फोर्ट जो है कहाँ है, उसके सोर्स क्या है, कौन से पार्ट में हो रहे हैं। इसके साथ ही नर्व फंक्शन चेक किया जाता है, मसल स्ट्रेंथ चेक किया जाता है और आपको दोनों कंडीशन में उसे स्टैटिक रख के, मूविंग करके, वो टच करके उस अफेक्टेड एरिया जहां आप दर्द बता रहे हैं उसे चेक किया जाएगा। इसके साथ ही मित्रों इमेजिंग टेस्ट किया जाता है, जिसके तहत आपको मालूम है कि एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन, डिस्कोग्राम और अगर बहुत ही ज्यादा न्यूरोलॉजिकल इशू है आपके साथ तब वो ईएमजी भी प्रेस्क्राइब करते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहलाता है, जिसमें मसल रिस्पॉन्स को मेजर किया जाता है। इसके साथ ही एनसीवी टेस्ट भी करवा सकते हैं, जो कि नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्ट कहलाता है, जिसके तहत वो नर्व से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के मूवमेंट को मेजर करते हैं मित्रों। और इमेजिंग टेस्ट का ओवरऑल मकसद यही होता है कि वो आपके बोन को देख सके, मसल को देख सके जो कि स्पाइन से कनेक्टेड है, और तब ही वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कहीं कोई क्षतिग्रस्त एरिया तो नहीं है, और इसी से वो डिटरमाइन कर पाएंगे कि एग्जैक्ट काउज क्या है इस दर्द के, इस वीकनेस के, इस डिस्कम्फोर्ट के। तो यह तो थे काउजेज। अब इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस पर। वो कौन कौन सी जटिलताएं हैं जो कि स्लिप डिस्क के बाद हमारे हो जाते हैं मित्रों। यह बड़ा ही अहम
विषय मैं आपको बताने जा रहा हूं, मुझे उम्मीद है आप ध्यान से सुनेंगे। परमानेंट नर्व डैमेज भी हमारे हो सकते हैं अगर बहुत दिनों तक हम इसी तरह से स्लिप डिस्क के कंडीशन में या मैकेनिकल बैक पेन के कंडीशन को बहुत दिन तक अनट्रीटेड छोड़ दें तो। इसके साथ ही एक कंडीशन है जिसे कहते हैं कॉर्डा इक्विना नर्व्स, जिसमें कि हमारे लॉस आ जाते हैं सेंसरी पावर की, जो कि हमारे बॉवल और ब्लैडर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वो जो नर्व्स है उन नर्व्स के संपर्क को काट देता है, प्रॉपर्ली वर्क नहीं करने देता है, ताकि वो इंपल्सेस जो ले जा रहे हैं लोअर बैक लेग से लेके इन्हें कट कर देता है। यानी कि हमारे उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रीशन सिस्टम में भी समस्या आ सकते हैं। अगला है मित्रों सैडल्ड एनेस्थेसिया, जिसके कारण स्लिप डिस्क बड़ा ही कंप्रेस कर देता है उन नर्व्स को, और जिसके कारण हमारे सेंसेशन हमारे आते हैं नीचे के थाई में, बैक ऑफ लेग में और रेक्टम के इर्द गिर्द आते हैं। तो ये सब तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हम जानते हैं कि वह कौन सा इलाज किया जाता है। तो इलाज को अगर बांटा जाए तो हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला इलाज होता है मेडिकल मैनेजमेंट, जो कि थ्रू मेडिसिन और इंजेक्शन के द्वारा होता है, जो कि हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर करेंगे। दूसरा होता है फिजियोथेरापी मैनेजमेंट, जो कि फिजियोथेरापिस्ट होते हैं वो करेंगे। और तीसरा होता है हमारे सर्जिकल जब ये दोनों फेल हो जाते हैं तो सर्जरी के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम एक एक करके देख लेते हैं कि फिजियोथेरापी में क्या किया जाता है। फिजियोथेरापी में मित्रों अगर फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएंगे तो अलग अलग तरह के एक्सरसाइज आपको प्रेस्क्राइब करेंगे उस पार्टिकुलर स्पाइन के लिए, उस जोन के लिए। इलेक्ट्रिकल मोडेलिटीज करते हैं मित्रों, ये भी वो लोग अडॉप्ट करते हैं। मोबिलाइजेशन करते हैं, ड्राई निडलिंग करते हैं, और इसके साथ ही अगर ये सब काम नहीं हो पा रहा है तब वो कंजर्वेटिव टू सर्जिकल ट्रीटमेंट में वो शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग हैं जो कि स्लिप डिस्क रिस्पॉन्ड अच्छा करते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में ही ठीक हो जाता है, 6 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं हो रहा धीरे धीरे भी, तब उनके लेवल ऑफ डिस्कम्फोर्ट पर कितने वो अनुभव कर रहे हैं और कितने डिस्क में डैमेज हो चुके हैं, कितने आउट ऑफ प्लेस वो डिस्क जा चुका है, इन सब विषय वस्तु पर यह डिसाइड किया जाता है। तो इसके लिए कुछ एक्सरसाइज प्रोग्राम भी फिजियोथेरापिस्ट आपको या डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जिसमें मुख्यतः स्ट्रेचिंग होते हैं। यानी कि हम उस मसल को स्ट्रेच करते हैं जहां की ब्लड फ्लो बढ़ जाते हैं, और तब हमें न्यूट्रिशनल एलिमेंट भी वहां ब्लड के द्वारा पहुंच जाते हैं। दूसरा हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करते हैं, जिससे कि हमारे कोर मसल, बैक मसल, एब्स मसल और जहां भी इफेक्टेड एरिया है वहां के सराउंडिंग मसल पर वह एक्सरसाइज स्ट्रेंथन करने का काम करता है। मित्रों इसके साथ ही यह कहा जाता है कि अगर आप एक्टिव हैं, जहां तक संभव हो सके स्ट्रेचिंग करके या लो इंपैक्ट एक्टिविटीज ही कीजिए, जैसे कि वॉकिंग है, ये सब आप करते हैं तो काफी हद तक आप इससे वंचित भी रह सकते हैं। ये भी एक ट्रीटमेंट का भाग आप कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रीटमेंट में मदद कर सकता है। और इसी तरह से हम भारी भरकम चीजों को उठाने में या पेनफुल ऐसा कोई सिचुएशन है, इसे हम नहीं करेंगे। इसके बाद की स्थिति आती है मित्रों, जिसे हम बोलते हैं ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स। कई तरह के होते हैं जो कि मैं तो एडवाइज नहीं करूंगा, मैं उसके लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूं और आपको डॉक्टर के सलाह पर ही लेना चाहिए। लेकिन देखा गया कई बार यह कामयाब भी हो जाता है। और जब ओवर द काउंटर पेन रिलीवर्स काम नहीं करते हैं, तब आपके मेडिकल प्रैक्टिशनर स्ट्रॉन्गर मेडिकेशंस देते हैं अपने ऑब्जर्वेशंस के आधार पर। वो सिम्टम आपको हो रहा है जो कि आप बताएंगे, और उसके आधार पर वो साइन निकालते हैं, और साइन के आधार पर वो आपको मेडिसिन देंगे, स्ट्रॉन्गर देंगे या मॉडरेट देंगे। अब मित्रों हम फाइनल स्टेज में जाते हैं कि अगर आपका एक्सरसाइज से भी यानी कि फिजियोथेरापी से भी नहीं गया और मेडिकल से भी नहीं गया, तो फाइनल आते हैं सर्जरी फेज, जो कि अनअवॉइडेबल होता है। सर्जरी में होते हैं माइक्रोडिस्कोटोमी बोलते हैं। अगर बहुत दिनों तक हो रहे हैं और आपके समस्या जो सबसाइड नहीं हो पाए 6 सप्ताह तक भी, और आपके मसल फंक्शन कंटिन्यू अफेक्ट हो रहे हैं,
तब सर्जरी करना पड़ता है उन डैमेज या प्रोट्रूडिंग पोर्शन ऑफ जो डिस्क है, बिना डिस्क कंप्लीट को हटाए हुए उस सिर्फ पार्टिकुलर पोर्शन को हटा दिया जाता है। और नेक्स्ट आते हैं रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्क। कई बार आपके जो एग्जिस्टिंग डिस्क है, नेचुरल डिस्क है, उन्हें हटा के आर्टिफिशियल वाला लगा दिया जाता है और कई बार उस डिस्क को रिमूव भी कर देते हैं और उसको, जैसा कि हमने बताया, वर्टिब्री है 33, उसको अगले वर्टिब्री के साथ फ्यूज कर देते हैं। तो मित्रों, स्लिप डिस्क में कई तरह की सर्जरी होती है। इस प्रोसीजर को, जो कि रिप्लेसमेंट ऑफ डिस्क है, इसके साथ ही अगर लेमिनेक्टोमी किया जाता है और स्पाइनल फ्यूजन भी किया जाता है, जो कि स्पाइनल डिस्क में एक स्टेबिलिटी देता है पूरे स्पाइनल कॉलम को। अगर हम इसके प्रिवेंटिव मेजर्स की बात की जाए मित्रों, तो ऐसे तो कोई प्रिवेंटिव मेजर्स है नहीं, लेकिन इसके साथ ही मैं आपको जरूर सलाह करूंगा कि ऐसे कुछ स्टेप्स जरूर मैं आपके लिए लाया हूं जिससे आप स्लिप डिस्क के रिस्क को घटा सकते हैं काफी हद तक। तो सबसे पहला आता है पोजिशनिंग, पोस्चर। हमें जहां भी बैठना है बिल्कुल स्ट्रेट, हमारे स्पाइन, नेक और हेड बिल्कुल एक सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन में हो। हम जब भी वर्क स्टेशन में कहीं भी बैठते हैं, चाहे मोबाइल के साथ, कंप्यूटर के साथ, लैपटॉप में या कहीं भी किसी जगह पर काम कर रहे हैं, चाहे हाउस में कर भी काम कर रहे हो, तो एर्गोनॉमिक मॉडिफिकेशन आप कीजिए। आप ऑब्जर्व कीजिए अपने शरीर के, अपने एक्टिविटीज को कि कौन से ऐसे काम हैं जिसे करने से हमें ज्यादा दर्द बढ़ जाता है। तो आप खुद बेहतर जज हो सकते हैं अपने शरीर के लिए। और सेफ लिफ्टिंग टेक्निक कीजिए, जैसा कि मैं पहले भी बताया कि हमें स्क्वाटिंग पोजीशन यानी कि घुटनों को इस्तेमाल करना है जैकिंग की तरफ उठाने के लिए, ना कि स्पाइन को। हम क्या करते हैं, अक्सर पीठ को ही बेंड कर लेते हैं और पीठ के बाजू उठाना कोशिश करते हैं, जिससे कि हमारे सीधे स्पाइन पर लोड आता। मित्रों, हमारे स्पाइन शरीर को सीधा रखने के लिए है, ना कि लिफ्टिंग जॉब के लिए। हमारे शरीर खुद को उठाने के लिए स्पाइन है, बाकी कुछ लेकर उठाने के लिए नहीं। हम कई बार बेंड कर लेते हैं और सही ढंग से उठते नहीं है। हमें हिप से टर्न लेना है और घुटनों से उठना है। जब भी उठना, आप अपने हेल्दी वेट को, जो आइडियल बॉडी वेट है, BMI आप मेंटेन कीजिए, ओबीस मत बनिए और बहुत ज्यादा समय तक सीटेड भी मत रहिए और कुछ देर तक इधर उधर पीरियडिकली आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए। इतना देर के बाद आप उठिए और स्ट्रेचिंग तो कर ही लीजिए, अपने हाथ को, पैर को इस तरह से ऐसे करके आप स्ट्रेचिंग कीजिए और रेगुलर एक्सरसाइजेज करते रहिए, जो कि आपके मसल को स्ट्रेंथन करे, स्पेशली आपके बैक को, लेग को, कोर मसल को, एब्डोमेन को। मुझे उम्मीद है अगर आप ये सब करते रहें। और इसके साथ ही मैं बता दूं मित्रों कि स्लिप डिस्क, जैसा कि हमने बताया, ये पूरे वर्टिब्रल कॉलम में सबसे ज्यादा, ये सारे जो कॉलम हमने बताए ये सब नंबर्ड होते हैं। जैसे सर्वाइकल जोन में 7 हैं और थोरेसिक में 12 हैं, लंबर में 5 हैं, तो ये सब नंबर्ड है। तो लंबर के L4 और L5 के बीच की जो डिस्क है, जो कमर के पास आते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होते हैं। हमारे अविद्या के कारण यहाँ ज्यादा समस्या आ जाती है, उम्र के कारण आ जाती है। वहां के डिस्क यानी कि L4 L5 के बीच और L5 और S1 के बीच जो सक्रम है, वहां एक ही हड्डी होती है, वो दोनों के बीच भी आ जाती है। तो यही दोनों प्रमुख जो ज्यादातर लोगों 80 to 90% लोगों में पाया जाता है। तो हमें जरूर ध्यान देना है मित्रों कि हमें हिप के बदौलत ही बेंड होना है, ना कि स्पाइन के बदौलत। आप पूरे L शेप में इस तरह से बेंड होइए या घुटने पर आप इस तरह से ऐसे ऐसे मत बेंड कीजिए अपने पीठ को। तो आज मुझे काफी उम्मीद है कि आपके ज्ञान की बढ़ोतरी मैं करवा पाया हूँगा। बेशक यह काफी लंबा वीडियो बन गया, जिसके लिए मुझे उम्मीद है आप मुझे माफ करेंगे। आपने इस वीडियो में अच्छी तरह से देखा कि किस तरह से इसकी संरचना है हमारे स्पाइनल कॉलम की, डिस्क की। आप बेहतर से समझ पाए होंगे कि स्लिप डिस्क क्या है, इसके क्या क्या सिम्टम हैं, काउजेज हैं, डायग्नोसिस हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, ट्रीटमेंट हैं और कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कि इसके रिस्क को घटाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों हमारे साथ
बने रहने के लिए नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इसी तरह से उत्पादक कार्यों में सकारात्मक सोच के साथ और भरपूर ऊर्जा के साथ जीवन का भरपूर आनंद ले रहे होंगे।